हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक जिसका नाम था यूएनओ और भारत। यानी यूएनओ जो विश्व शांति का संगठन है और भारत एक विकासशील राष्ट्र है, उन दोनों का कैसा सामंजस्य रहा, क्या कार्यविधियां रही, किस प्रकार से भारत एक विकासशील राष्ट्र होते हुए भी इतनी बड़ी विश्व शांति संगठन में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। यही हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है यूएनओ में भारत का योगदान। ये किस रूप में भारत ने यूएनओ में अपना विशिष्ट योगदान दिया और योगदान देने के बाद अपनी विशिष्ट पहचान भी उसने बनाई, किस रूपों में बनाई, ये जानकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि जो भारत की संस्कृति रही है जिसमें धैर्य, दया, परोपकार, सहयोग, शांति, मानवता, ये जैसे जो हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ हैं, जिन्हें वर्तमान में हमें पुनः प्रतिष्ठित करना होगा, कहीं ये अपनी छवि धूमिल कर चुके हैं। इन्हीं सारी की सारी जो हमें संस्कृति है, उसी संस्कृति का परिचय जब यूएनओ में भारत ने दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे विशिष्ट जो हमारे बड़े बड़े जो हमारी संस्कृति के एक महान वेता रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, उन लोगों की का ही हम संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो भारत ने भी यूएनओ में उसी संस्कृति का परिचय दिया और उस परिचय ने उसे विश्व में कहीं ना कहीं विशिष्ट स्थान दिलाया है। तो हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए कि भारत सहयोग, शांति और मानवता का सच्चा समर्थक है और उसने इसी भूमिका में योगदान दिया है, जिसे उसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं यूएनओ में भारत का योगदान। हम सभी को ज्ञात है कि वर्तमान युग कौन सा युग है? अंतर्राष्ट्रीयतावाद का युग है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के युग का अर्थ है कि जिस प्रकार एक सामान्य से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे नदी नाले मिलकर एक बड़ा समुद्र का रूप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से नदियां अपना रास्ता स्वयं बनाती हुई सागर में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से एक छोटे छोटे राष्ट्र जो है, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं अंतर तो एक विशिष्ट विचारधारा जिसे हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद के रूप में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो यह एक विचारधारा है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक विचारधारा है जिसमें हम सब एक हो जाते हैं। और इसी युग को कभी वैश्वीकरण कहा गया, तो कभी वसुधैव कुटुंबकम कहा गया और कभी अंतर्राष्ट्रीयतावाद कहा गया। अलग अलग राजनेताओं ने अपने अपने ज्ञान का विशिष्ट परिचय देते हुए इसे अलग अलग रूप में उभारा है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीयतावाद के युग की बात करते हैं तो ये हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है कि यदि कोई राष्ट्र अलग थलग रहता है तो वो अपनी समृद्धि और प्रगति को रोक रहा है। उसे यदि अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, यदि कभी कोई राष्ट्र ऐसा सोचता है कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, मुझे किसी अन्य राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में, कि जैसे एक मनुष्य है, एक मानव जो सामाजिक जीवन जीता है, उसे अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं कई लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे हमें घर का जो परचूनी का सामान लेके आना है, हमें बनिए की दुकान की आवश्यकता है, हमें मिठाई खानी है, हमें हलवाई की आवश्यकता है, हमें फूल गजरे चाहिए, हमें माली की आवश्यकता है, हमें कपड़े सिलवाने, हमें टेलर की आवश्यकता है। ये छोटा सा उदाहरण है। तो ऐसे यदि हम छोटी छोटी सी बातें, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो हमें स्कूल और कॉलेजेस की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता ही इस अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जननी है कि किस रूप में
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर हो जाता है और निर्भर होने के बाद ही वो क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के युग में प्रगति और समृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो भारत ने इसी का सहारा लेकर अपने आप को समृद्ध किया है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो भारत के समृद्ध राष्ट्र भी यूएनओ के आदेशों का पालन करते हैं कि चाहे से राष्ट्र छोटा हो या बड़ा, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, जापान हो, ये बड़े बड़े राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी प्रगति और समृद्धि से प्रत्येक विश्व के प्रत्येक नागरिक के मन में एक इच्छा भर दी है कि काश हमारा राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता। तो ये जो समृद्ध राष्ट्र चाहे जो भी हो, यदि वो यूएनओ के सदस्य हैं तो उन्हें यूएनओ के आदेशों का पालन करना ही होगा। तो भारत ने सदैव यूएनओ के आदर्शों का पालन किया है, आदेशों का पालन किया है और इसीलिए वो यूएनओ में कहीं ना कहीं अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है। यदि हम तीसरी इसकी भूमिका की बात करते हैं तो वो है सक्रिय भूमिका, कि भारत ने हमेशा से ही यूएनओ की प्रत्येक कार्यवाही में अपना सक्रिय योगदान दिया है। वो सक्रिय योगदान किस रूप में दिया है, चाहे जो भी इतनी सारी हमने पढ़ा है कि इसके 14 विभिन्न कार्यक्रम और 7 विशिष्ट अभिकरण से पूरे विश्व में यूएनओ फैला हुआ है, तो भारत ने भी इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से उन अभिकरणों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और इस सक्रिय भूमिका से ही वो विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि किस रूप में भारत एक सच्चा योगदान दिया है, सच्चा समर्थक रहा है यूएनओ का। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयतावाद का युग है। यूएनओ जैसी संस्थाओं के अभाव में विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे विश्व का कोई भी देश कितना भी समृद्ध क्यों न हो, उसे यूएनओ के आदेशों का पालन करना ही होता है। भारत भी यूएनओ जैसी संस्थाओं में पूर्ण आस्था रखता है। वह प्रारंभ से ही यूएनओ का सजग सदस्य रहा है और उसके कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र न होने पर भी उसने यूएनओ के घोषणा पत्र पर 2 कारणों से हस्ताक्षर किए थे। पहला कारण, दूसरे राष्ट्रों के सैनिकों के साथ भारत के सैनिक भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, अतः भारत युद्ध के विनाश को भली भांति जानता है। और दूसरी बात, भारत के नेता विश्व शांति को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा विश्व शांति के हित में ही कोशिश करते रहते हैं। यूएनओ में भारत का विशिष्ट स्थान है तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूएनओ के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यूएनओ के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आज की दुनिया जीवित नहीं रह सकती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ है तभी दुनिया जीवित है, ऐसा मानना था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का। उन्होंने सदैव ही स्वतंत्र विदेश नीति का और पंचशील के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए विश्व शांति लाने के प्रयास किए हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारत अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण सक्रिय भूमिका में क्यों रहा है। इसको पुनः हम समझेंगे कि यूएनओ का जब यूएनओ अस्तित्व में आया सन 1945, 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ के अस्तित्व में आने का समय है। उस समय भारत आजाद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूएनओ के घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए। उसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अन्य राष्ट्रों के सैनिकों के साथ भारत के सैनिक भी युद्ध में शामिल हुए थे।
और इसीलिए भारत जानता है कि युद्ध का विनाश जो है, युद्ध में जो विनाश होता है उसे भारत ने अपनी आंखों से देखा है। तो अब विनाश नहीं चाहिए। और दूसरी बात यदि हम देखते हैं कि दूसरी बात कि भारत की जो संस्कृति रही है विश्व शांति की, उसे बनाए रखने में भारत ने सदैव ही अपना समर्थन दिया है। तो इस तरीके से ये भारत का एक योगदान है, विशेष योगदान है, जो यूएनओ में सक्रिय भूमिका में रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि विश्व शांति के लिए यूएनओ में भारत ने क्या क्या योगदान दिए, उसकी भी एक लंबी लिस्ट हमारे साथ है। भारत महात्मा बुद्ध व गांधी का देश है जो सदा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। इसलिए संविधान में भी विश्व शांति के प्रारूपों को अपनाया गया है। विश्व शांति के क्षेत्र में जितना ठोस कदम भारत ने उठाए हैं, उतने ठोस कदम किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं उठाए। भारत द्वारा उठाए गए कुछ ठोस कदम की यदि हम चर्चा करें तो वो इस प्रकार से होंगे। नंबर 1 है, विश्व में विविध शक्ति गुटों के निर्माण को विश्व शांति में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। अतः भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये इसका एक ठोस कदम है कि हम जानते हैं कि जो 19वीं शताब्दी का जो काल है, ये 2 बातों के लिए फेमस है। पहला काम ये है कि इस काल में क्या हुआ कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की जो संख्या थी, जो अब तक उपनिवेश थे, उसमें 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ती चली गई। और दूसरा 1990 का जो काल है, 1990 का जो दशाब्दी है, एक शताब्दी की, तो भारत जो विश्व शांति का समर्थक रहा है सदैव से ही, तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहता है कोई भी राष्ट्र। इसलिए भारत ने सदा ही विश्व शांति का समर्थन किया है। तो ये 2 मुख्य ठोस कदम रहे हैं कि द्विपक्षीय त्रिपक्षीय संधि और समझौते से जो खतरा बना हुआ था विश्व शांति को, तो भारत ने गुट निरपेक्षता का परिचय देते हुए किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुआ। ये इसका बहुत ही ठोस कदम है। और बाद में गुट निरपेक्षता की अवधारणा, पहले तो दोनों महाशक्तियों को समझाना बड़ा मुश्किल था, तो वो इसे समझ रहे थे कि ये क्या है, एक तीसरा गुट है, जबकि ये गुट नहीं बल्कि गुटों से अलग रहने की नीति है। इसे समझाने में भारत को काफी वर्ष लग गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने, दोनों ही गुटों ने गुट निरपेक्षता की अवधारणा को संबल दिया, अपना साथ दिया। और अब भारत के दोनों ही राष्ट्रों से कैसे संबंध है, बहुत ही प्रगाढ़ अच्छे संबंध है। यदि हम इसके ठोस कदमों की और बात करते हैं तो अगला कदम है, कोरिया और कांगो में यूएनओ की ओर से भारतीय सेना ने शांति और सुव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है, सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत ने भी चीन का डटकर मुकाबला किया। यदि ये संघर्ष चलता रहता तो तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता था, किंतु भारत ने विश्व शांति के उद्देश्य से पीछे हट जाना उचित समझा और उसने कोलंबो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, बहुत ही फेमस युद्ध था और उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयानक था कि इसको यदि भारत जवाब नहीं देता तो शायद चीन और भी आक्रामक हो सकता था, लेकिन भारत ने डटकर इसका मुकाबला किया और मुकाबला करते समय यदि वो संघर्ष चलता रहता तो हो सकता था 1962 में तृतीय विश्व युद्ध हो जाता। लेकिन भारत ने
अपने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के इरादे से इस युद्ध को टाल दिया और पीछे हट गया और तुरंत ही कोलंबो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके विश्व शांति का समर्थक बना और इस युद्ध को टाल दिया। अगला हम पढ़ते हैं कि विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से भारत ने कश्मीर की समस्या को भी यूएनओ में भेज दिया है। विश्व शांति के उद्देश्य से भारत ने कश्मीर की समस्या को यूएनओ में भेजकर एक बड़ा शांति प्रस्ताव का परिचय दिया है। और अब तो हम जानते ही हैं कि वर्तमान में कश्मीर की समस्या काफ़ी हद तक सफल हो गई है और अब ये समस्या काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गई है, छोटी हो गई है और ये बहुत ही छोटी समस्या है। इसे भी समाप्त होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नवंबर 1977 में अपने पड़ोसी राष्ट्र मालदीव में सेना भेजकर जो सहायता की है भारत ने, उसकी विश्व भर में सराहना की गई। भारत समस्या के समय में भी पड़ोसी राष्ट्रों का सहयोगी बनता आ रहा है। अगला है श्रीलंका में भारत ने अपनी शांति सेना भेजकर सच्ची मानवता का परिचय दिया है। उपरोक्त सभी बिंदुओं को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत विश्व शांति के लिए हमेशा से ही योगदान करता आ रहा है और सभी देशों के साथ उसके मधुर संबंध स्थापित हुए हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर भारत ने अपनी विश्व शांति की गति को और भी अधिक तीव्र किया है और अपने आप को अधिक बलिष्ठ बनाया है। यूएनओ ने विश्व शांति की दृष्टि से जब जब भारत से सक्रिय सहयोग मांगा है, तब तब उसने शांति प्रियता, धैर्य, सहयोग और विश्व शांति को सिद्ध किया है। अन्य राष्ट्रों ने भी भारत की प्रशंसा की है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत और यूएनओ में एक विशिष्ट सामंजस्य बना हुआ है, एक विशिष्ट योगदान भारत ने उसको हमेशा दिया है और उस योगदान के चलते ही भारत न केवल अपने आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में विशिष्ट है, बल्कि पूरे विश्व में उसकी छवि बहुत ही बेहतर नजर आ रही है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत सदैव से ही सक्रिय भूमिका में रहा है।